नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राममिलन विश्वकर्मा। तो जैसा आप सभी से मैं एक वादा किया था कि आप सभी को मैं चैप्टर वाइज पूरा 10 यूनिट जो है आपका यूजीसी नेट ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे आपका हो जाए, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी, जो भी इसके सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम दिए गए हैं आपके, चाहे जीआईसी को, चाहे एलटी को, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का, टीजीटी पीजीटी, सभी में ये काम करेंगे। मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जनसंख्या भूगोल में जब हम लोग आते हैं पढ़ने तो उसमें अर्थ, विषय, क्षेत्र एवं विकास की बात होती है, मीनिंग स्कोप ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है। अब इसमें हम लोग को क्या एग्जाम अब से पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा जानना जरूरी है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल की विकास एवं परिभाषा एवं उपागम। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है बस वही मैं लेकर आया हूँ। जैसे आप देख लो यहाँ पर, विकास एवं प्रमुख भूगोलिकता कौन है जनसंख्या भूगोल के। देखो, विकास कब हुआ? 1960 के दशक से प्रारंभ हो गया था जनसंख्या भूगोल का। एकदम देखो, मैं ऐसा लाया हूँ जो माइंड मैपिंग होता है करके पढ़ा जाता है। आप लोग बहुत दिन से भी ये सोच रहे थे कि ऐसा कोई लेकर आया वीडियो या ऐसा कोई पढ़ा है, तो वैसा मैं करके लाया हूँ। वैसा ही है। आप अगर ऐसे कर ले तो ऐसे फिगर बना लेते हो तो आप नोट्स तैयार कर लेते हो, आपका गजब की तैयारी होगी। और 2-4 बार रिवीजन कर लेते हो, गजब की। तो ये हो गया 1960 के दशक में ये प्रारंभ हुआ। क्लियर। इसके बाद से प्रथम प्रयास, इसमें फर्स्ट एफर्ट किसने दिया? 1953 में। कौन दिया? ये जीटी त्रिवार्थान है। इसमें सबसे प्रथम एफर्ट लगाया था जनसंख्या भूगोल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। क्लियर। त्रिवार्थान को, इनकी एक बुक है ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न, याद रखिएगा। यूजीसी नेट एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक ये पूछा गया है, संस्थापक कौन है जनसंख्या भूगोल का, विश्व का, और इनकी बुक क्या है। तो ये हो गया इनका। अब इनके साथ जनसंख्या भूगोल में किसने योगदान दिया, उल्लेखनीय कार्य किसने किया है, तो इनके साथ मिलकर, जैसे कि पहला पाते हैं क्लार्क, जेलेंस्की, दूसरा गार्नियर और डेमको। इन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। इनके साथ मिलकर जनसंख्या भूगोल को क्या किया है? उल्लेखनीय योगदान देके और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। क्लियर हो गया। ये हो गया कि जनसंख्या भूगोल का शुरुआत, विकास, प्रमुख भूगोलकताओं का योगदान, और इसमें जिनकी एक बुक इंपॉर्टेंट थी, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं परिभाषा में। अब महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे कि क्लार्क का, जेलेंस्की का जान लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। क्लियर। तो देखो, त्रिवार्ता के अनुसार परिभाषा जनसंख्या भूगोल का कि इसमें बोलते हैं जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व जनसंख्या द्वारा आच्छादित पृथ्वी के प्रादेशिक भिन्नताओं को समझने में निहित है। तो ये कोटेशन एज ए एग्जाम में उठा के पूछता है, तो ये लोग आप लोग रट लीजिए, ध्यान में चढ़ा लीजिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इसके लिए आप इतना कोशिश तो कर सकते हो। इसके अब ये सोचो कि इसका भी ग्राफ तैयार किया जाए तो एग्जाम में ये कोटेशन जब पूछ देगा, आप इसे पढ़ोगे नहीं, इधर उधर भागते रहोगे वीडियो पर, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। फिर से दूसरा है क्लार्क। ये कहते हैं कि ये प्रदर्शित करता है कि जनसंख्या के वितरण क्या है, जनसंख्या वितरण हुआ है, संगठन, कितना संगठन हुआ, प्रवास, मतलब कहाँ कहाँ जनसंख्या गई, और वृद्धि में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नता। जो प्रवास होता है, संगठन का वितरण होता है, इससे क्षेत्रीय भिन्नताएं होती है। विभिन्न स्थानों की प्रकृति में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं से किस प्रकार संबंधित है। मतलब जो भी जनसंख्या एक जगह से निकल कर दूसरे जगह जा रही है, उसमें संगठन होता है, वितरण होता है, प्रवास होता है, तो उसमें वृद्धि होती है। तो हर एक क्षेत्र में जनसंख्या अलग अलग रूप में होती है, उसी प्रकार से ये संबंधित बताते हैं क्या? क्लार्क। क्लियर। अब इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। ये दो जो है इंपॉर्टेंट था कोटेशन, इसीलिए मैंने बता दिया। ये सारे कोटेशन वाला भी मैंने वीडियो बना रखा है, मुझे याद आ गया आपको बता दूं। और मैंने बुक की सारी वीडियो बना रखी है। आप अगर चाहते हैं खाली बुक और कोटेशन पढ़ना, मस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे एग्जाम में पूछे गए, आप जाके प्लेलिस्ट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। मैराथन क्लास में सारी चीज़ें पड़ी हुई है। ठीक है। अब आ गया प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुस्तकें कौन सी है? अब क्लार्क की पुस्तक देख लेते हैं। जॉन क्लार्क की जो है जनसंख्या भूगोल में, इनकी पुस्तक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। ये पुस्तक आई थी कब? प्रथम पुस्तक 1965 में। किसकी है? क्लार्क की। बिल्बर जेलेंस्की की जो है पुस्तक, ये प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1966 में आई थी। जेबी गार्नियर की जो है ये आपका फ्रांस, ये देखिए ज्योग्राफिया डीला पॉपुलेशन, तो ये जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद 1966 में आया था। तो ये जो है डीला
पॉपुलेशन ये अपना जो है अपने भाषा में अंग्रेजी में नहीं है, मतलब एक तरह से कहा जाए वर्ल्ड वाइड जो फेमस अंग्रेजी अनुवाद इसका हुआ था ये 1966 में थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ, पहली पुस्तक कब आई, पॉपुलेशन ज्योग्राफी डीला पॉपुलेशन तो 1957 में आई, अंग्रेजी अनुवाद 1966 में। इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग करके ये नहीं कि यहाँ से इसको छोड़ के भाग जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गार्नियर में जेलेंस्की और क्लार्क तीनों की पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्लार्क की ये जो है ना जनसंख्या के पक्ष में इनकी राय थी, जनसंख्या के पक्ष में इनकी राय थी, यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो इनकी राय थी कि निरपेक्ष जनसंख्या, जनसंख्या का लक्षण और जनसंख्या की गतिशीलता, ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, जो उठा के पूछा गया कि जनसंख्या के पक्ष में क्लार्क की क्या राय थी। तो क्या राय थी, निरपेक्ष जनसंख्या होती है, जनसंख्या का लक्षण होता है, जनसंख्या गतिशील होती है, ये इनकी राय थी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया इसीलिए मैं वो चीज़ें नोट डाउन किया हूँ। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये पूछी गई हैं एग्जाम में, बार बार पूछी गई हैं, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। अब देखो इतना विधिवत ये बनाने में सोचो मुझे कितना मेहनत लगा, मतलब मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, अकेले में काम कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं इस पीडीएफ को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगता है। तो मैं आप सभी से निवेदन यही करूँगा कि भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर अब तो कर दो। कितना मेहनत करने के बाद आपको माइंड मैपिंग लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे। अब देखो जनसंख्या भूगोल में जो है क्या अगला टॉपिक उपागम, उपागम जान लेते हैं। उपागम में देखो जनसंख्या भूगोल में बहुत फेमस है, 1922 में बैरोज महोदय आए थे, इन्होंने मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में चर्चा किया था, इन्होंने ही दिया था। तो इसका जो नेक्स्ट रूप आया पारिस्थितिकी उपागम, जो इकोलॉजिकल अप्रोच है, फिर से इसका रूपांतरण होता है, मतलब संशोधित रूप आता है तंत्र उपागम, इसी का जो मानव पारिस्थितिकी का पारिस्थितिकी उपागम बना जनसंख्या में, फिर से तंत्र उपागम या तंत्र विश्लेषण से कहा जाता है, इंग्लिश में सिस्टम अप्रोच या सिस्टम एनालिसिस कहा जाता है। अब ये जनसंख्या भूगोल में इनका योगदान है, याद रखिएगा। उपागम में पूछता है किसका योगदान है तो बैरोज का है। और इसी तंत्र उपागम में, इसी मॉडिफिकेशन में किसने काम किया आपको बता देता हूँ, बेरी ने काम किया तंत्र उपागम में। बेरी के द्वारा प्रयुक्त नगर तंत्र संकल्पना सिटी सिस्टम कंसेप्ट दिया गया था, जो तंत्र उपागम का ही क्या है, ये एक तरह से एग्जाम्पल उदाहरण है। उसके बाद से बोल्डनबर्ग एवं बेरी ने संकल्पना के आधार पर ही केंद्र स्थलों का विश्लेषण करने का प्रयास किया था। तो इतना हो गया आपका इम्पोर्टेंट, पहला पार्ट से इतना मैंने कवर अभी कराया। ये हो गया आपका परिभाषा जनसंख्या भूगोल में, उपागम हो गया और साथ ही इसकी विकास। क्लियर, यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लिया, यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग जनसंख्या भूगोल के विकास में थोड़ा और जानेंगे कि कौन कौन भूगोलवेत्ताओं ने विधिवत रूप में योगदान दिया है। मैंने संक्षेप में यहाँ पर आपका जो है विकास के बारे में पहला जो योगदान था इसको बता दिया था, फर्स्ट एफर्ट। इसके बाद से किसने और योगदान दिया इसको जान लेते हैं। अब यहाँ पर आएगा डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, ये आते हैं पहले आपका काम करते 1798 में माल्थस जो है जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्य संसाधन के सिद्धांत देते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड रिसोर्स थ्योरी देते हैं 1798 में, जो जनसंख्या भूगोल के विकास में योगदान देता है। फिर से इसके बाद से आता है 1911 में, देखिए सीक्वेंस में चल रहा है। यहाँ पर आते हैं कार्सोंदर्स, ये जनसंख्या के आकार और विकास का विश्लेषण में ये इनका है जो योगदान है। इन्होंने एनालाइसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड एवोल्यूशन बुक लिखी थी, इनमें इन्होंने जनसंख्या के विकास में योगदान दिया। इनकी ये बुक याद रखिएगा, कार्सोंदर्स का। इसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं, कार्ल मार्क्स समाजवादी दृष्टिकोण से जनसंख्या समस्याओं का विश्लेषण करते हैं 1929 में, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध जो होता है, ईयरली सेंचुरी में देखा तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जो आते हैं लोग, ब्लास, बुरुन्स, सोरे, डिमांजिया, ये जो है मानव केंद्रित अध्ययन की प्रगति पर योगदान देते हैं। इनका हो गया। इसके बाद से ये योगदान दिए तो मतलब इससे जनसंख्या क्या हुआ, विकास ही हुआ। क्लियर। इसके बाद से अब देखेंगे आप लोग आते हैं भूगोलवेत्ता 1900 आपका सर्वप्रथम सोवियत संघ भूगोलवेत्ता 1947 में, यूएसएसआर के जो है मतलब पूरा जब यूक्रेन रसिया सब एक था उसी को यूएसएसआर कहा जाता है। जनसंख्या भूगोल
विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया कब? 1947 में। तो यूएसएसआर में 1947 में जो है जनसंख्या भूगोल को सभी विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद से आता है पियरे जॉर्ज। पियरे जॉर्ज 1951 में अपना एक बुक लाते हैं और उसमें इन्होंने जनसंख्या भूगोल का मोनोग्राम पब्लिश किया था, पब्लिक मोनोग्राम ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये पियरे जॉर्ज की है 1951 में। तो मोनोग्राम पर चर्चा या मोनोग्राम को किसने बताया था, मोनोग्राम के बारे में बात किसने किया था? तो याद रखिएगा जनसंख्या भूगोल के मोनोग्राम का तो ये आपके पियरे जॉर्ज है। ये पूछा गया है तो इसीलिए मैं ये सब ऐड किया हूँ। इसके बाद से आते हैं 1954 में पी जेम्स त्रिवार्था के योगदान को अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस त्रिवार्था कंट्रीब्यूशन। तो ये क्या करते हैं, दी ज्योग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में त्रिवार्था के जो भी कार्य थे उसको इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, इसको अभिव्यक्त किया था। तो इसको कंट्रीब्यूट किया था जो भी त्रिवार्था ने काम किया था अपने बुक में। किसने कंट्रीब्यूट किया? जेम्स ने। द ज्योग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में इन्होंने किया था। इसके बाद से 54 में ही देखा जाए 1954 में जेलेंस्की और त्रिवार्था ने मिलकर उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में प्रतिरूप एक लेख लाया था। तो 1954 में इनकी लेख आई थी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में प्रतिरूप, ये जेलेंस्की के था, जिसमें इन्होंने बताया था मानव के लिए जो है रहन सहन के लिए किस प्रकार के वातावरण होते हैं, इस पर इन्होंने काम किया था। फिर से आते हैं 1970 में जो है जोचे डेमको, ये पुस्तक इनकी है एक जो एडिटेड बुक है, मतलब एडिटेड मतलब इन्होंने इसको संपादित किया था एडिट करके, पॉपुलेशन ज्योग्राफी ए रीडर इनकी बुक है डेमको की, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं जो विकास में योगदान देने वाला लास्ट ज्योग्राफर जनसंख्या भूगोल में पीटर्स तथा लार्किन। इन्होंने क्या किया, जनसंख्या भूगोल पर पुस्तक लिखी है और यह इनकी बुक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी जनसंख्या भूगोल पर पुस्तक, ये आपको याद रखना। देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी प्रॉब्लम कंसेप्ट एंड प्रस्पेक्ट, ये इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान देना पीटर्स तथा लार्किन का। तो यहाँ पर पुस्तक का नाम पुस्तक में ही एक डाउन है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतना हो गया, ये क्या हो गया जनसंख्या भूगोल के विकास में किस किस भूगोलकताओं ने योगदान दिया जिससे जनसंख्या भूगोल का विकास तीव्र गति से हो पाया। तो ये जो है त्रिवार्था के पास से सारे लोगों का योगदान है। त्रिवार्था सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। शुरुआत 1798 में ही देखिए हो गया था माल्थस के द्वारा, लेकिन विधिवत रूप में मैंने आपको यहाँ बताया हूँ 1953 में सबसे विधिवत रूप में जीटी त्रिवार्था ने काम किया था पूरे होल जनसंख्या पर, तो इसीलिए इनको जनसंख्या भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। अब देखिए इसी विकास में एक और भूगोलवेत्ता आते हैं योगदान देने वाला, लास्ट जो आखिरी हैं जो इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट्स बूट्स, इनकी पुस्तक है पॉपुलेशन एनालिसिस इन ज्योग्राफी, सन 1979 में आई थी, ये प्रकाशित हुई थी। क्लियर हो गया आपके यहाँ तक? ये हो गए विकास उपागम और साथ ही बुक कुछ जो जनसंख्या भूगोल में, ये पहला लेसन अभी चल रहा है आपका। आप लोग किसी भी बुक को उठा कर देख सकते हैं, जितना इम्पोर्टेंट है वही सारी चीज़ें मैंने बता रखा। अब देखिए विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमने बात कर लिया, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें। भारत में जनसंख्या भूगोल संस्थापक कौन है, कब जनसंख्या भूगोल आया, कहाँ पर प्रथम बार जनसंख्या भूगोल पढ़ाया गया, ये जान लेते हैं। तो देखिए भारत में जनसंख्या भूगोल का विकास जो हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी इन इंडिया, इसको देखते हैं तो हम लोग इसके संस्थापक कौन है, अपने भारत में संस्थापक गोसल महोदय हैं, जीएस गोसल महोदय हैं, जो त्रिवार्था के अंदर ही काम किए थे, तो रिसर्च किए थे, तो इनके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में यूएसए में अपना जो है एक तरह से त्रिवार्था के अंतर्गत रिसर्च शुरू किया था, पीएचडी थीसिस लिखा था, ए ज्योग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या का भौगोलिक विश्लेषण किया था कौशल ने। किसके एडवाइजर, इनके एडवाइजर कौन थे, किसके अंतर्गत, जीटी त्रिवार्था के अंतर्गत गोसल महोदय ने किया था। ठीक है, इसके बाद से इनका देखा जाए एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशन ग्रोथ में शैक्षणिक और संस्थागत विकास में इनका क्या रोल रहा है भारत में, तो ये संस्थापक है तो इनका रोल बहुत बड़ा है। 1960 के ही दशक में देखा जाए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इन्होंने जनसंख्या भूगोल ला दिया था, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग स्टार्टेड कर दिया था, यहाँ पर जनसंख्या भूगोल जो है स्नातकोत्तर में जो है आरंभ कर दिया था 1960 के दशक में गोसल महोदय ने भारत में। मेजर रिसर्च सेंटर बना दिया था, यहाँ पर शोध का मुख्य केंद्र रहा पंजाब और चंडीगढ़, ये आपको ध्यान रखना है, ये मुख्य बिंदु हो गए। तो यहाँ पर हो गया हमारा लेसन 1 समाप्त, हमने यहाँ पर लेसन 1 को क्या किया, एंड कर दिया। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ेंगे, लेसन 2 पार्ट 2 की ओर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग देखिए लेसन 1 अगर आप पढ़ने जाएंगे, देखो कितना डिटेल है, मैंने आपको माइंड मैपिंग के तहत इतना आसान बना दिया। आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा, आपको चीज़ें समझ भी आएगी। बस आप इसे याद कर लो, रिवीजन कर लो, रिपीट कर लो बार बार, आपका आसान हो जाएगी चीज़ें। बहुत मैं आसान कर दूंगा। मेरा आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर मेरा लोगो है कि आसानी से ज्योग्राफी को समझें, तो मैं आसानी से करके से बता रहा हूँ। जनसंख्या भूगोल को आप माइंड मैपिंग बहुत कम लोग आपको बताएंगे, मैं करके बता रहा हूँ। तो चलिए, जनसंख्या आंकड़े जो है पार्ट 2 है, इसको जानते हैं। संग्रह की विधियां एवं स्रोत, पॉपुलेशन डाटा मेथड एंड सोर्स ऑफ कलेक्शन। कैसे हम पार्ट 2 में ये समझेंगे कि कैसे हम किसी भी जनसंख्या के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसको कलेक्शन करके कैसे हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें कनेक्शन करने कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, ये पूछा जाता है। तो जनसंख्या आंकड़ों के प्रकार में टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा में हम जानेंगे प्राथमिक डाटा और द्वितीयक आंकड़े। ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। देखो ये भी माइंड मैपिंग से लाया हूँ, आपको इतना आसान मैं ज्योग्राफी कर दूंगा कि आपका जो है जितना बोरिंग लगता है ह्यूमन ज्योग्राफी उतना ही आसान हो जाएगा। मैं सारे की बात कर रहा हूँ, इसका ही नहीं सारे की बात कर रहा हूँ। चलो प्राथमिक आंकड़े जानते हैं। देखो किसी भी आंकड़ों को हम इकट्ठा करेंगे तो पहले प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, अगर संक्षेप में आप जानना चाहो तो आप जाके किसी से बात करो, किसी से कहो कि आपके घर में कितने लोग हैं, डायरेक्टली लाइव जब जाते हो किसी चीज़ का कलेक्ट करते हो डाटा, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ये प्राथमिक आंकड़े जब किसी साइट से उठाते हो तो सेकेंडरी, क्लियर, वो सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। किसी साइट पर आपने विजिट किया तो सेकेंडरी डाटा है, क्लियर। ये हो गया आपके संक्षेप में। अब चलिए इसमें जो पूछे गए वो जानते हैं एग्जाम में। प्राथमिक आंकड़े जो पहली बार एकत्रित किए, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड। मौलिक आंकड़े होते हैं, बेसिक डाटा यही होता है, इसको कहा जाता है। अब संग्रह की विधियाँ क्या है, इसको हम कैसे इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन कैसे करते हैं। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट क्या है ना, डायरेक्ट जाके हम किसी से बातचीत करें। देखिए यहाँ पर आपको लोगों में भी दिख रहा है, किसी आदमी से कोई व्यक्ति जाकर बात करे। मौखिक अन्वेषण, ओरल जो है इन्वेस्टिगेशन करे, पर्सनावली क्वेश्चनर पूछे, प्रतिचयन सैंपलिंग, प्रपोजिंग रैंडम। जो प्रतिचयन करने की ये विधियाँ हैं कि हम इस संग्रह की विधियाँ में, कलेक्शन में ये 4 चीज़ें उपयोग करते हैं। देखो प्रतिचयन में सैंपलिंग होता है, रैंडम, ये यादृच्छिक, ये सारे जो है प्राथमिक डाटा इकट्ठा करने के तरीके हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, उदाहरण में देखो एग्जाम्पल में, पुरुष स्त्रियों की संख्या हम ज्ञात करते हैं, साक्षर व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन कितने हैं, श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। ये सब प्राथमिक डाटा के आपके उदाहरण हैं, इसमें हम इकट्ठा करते हैं, क्लियर। अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है, प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित होता है। जैसे कि हमने जो डाटा इकट्ठा किया, किसी ने प्राथमिक और वो किसी साइट पर डाल दिया, किसी पुस्तक में डाल दिया, उसको हम पढ़ के उससे एक नोट्स बनाने, सेकेंडरी डाटा कहलाता है, ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित डाटा सेकेंडरी डाटा होता है। दूसरा ये देखो, सांख्यिकी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो होता है इसमें इसको गुजरना पड़ता है। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग औसत निकालते हैं कि टोटल जनसंख्या का औसत कितना आता है, कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए सांख्यिकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है द्वितीय आंकड़े को, इसीलिए इसे द्वितीय आंकड़ा भी कहा जाता है। इसके बाद से इसको अभिव्यक्त के रूप क्या है इसमें, जैसे कि कैसे सांख्यिकी प्रक्रिया से गुजरता है, जैसे इसमें हम योग टोटल जोड़ते हैं, कितना जनसंख्या है, प्रतिशत निकालते हैं, फिर से उसका रेशियो निकालते हैं, फिर से सूचकांक इंडेक्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभिव्यक्ति के रूप हैं, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ये क्या है, सांख्यिकी प्रक्रिया से गुजरने के अभिव्यक्ति है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा गया कि द्वितीय आंकड़े में अभिव्यक्ति कौन कौन सा आते हैं, तो योग हो गया, प्रतिशत हो गया, अनुपात हो गया, सूचकांक हो गया। तो ये क्या होता है, पहले रॉ डाटा होता है, फिर से उसको हम कैलकुलेट करके क्या करते हैं, रिपोर्ट चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं डायग्राम के माध्यम से। मतलब हमको क्या मिला कि किसी ने एक चार्ट पर दिया कोई व्यक्ति कि यहाँ पर 10 लोग हैं, फिर से 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो मैंने क्या किया, इसको जोड़ के औसत निकाल के कैलकुलेटर के माध्यम से एक चार्ट में बता दिया कि भाई जोड़ दो इसको, औसत इसका क्या होगा, 30 20 50 160, मतलब इसका औसत 30 आएगा। क्या आएगा, 30 आएगा। तो हमने क्या किया, इसका औसत क्या किया, 30 निकाल के हमने रिपोर्ट चार्ट में बता दिया कि इस एरिया का औसत जो है जनसंख्या 30 है। तो ये एक देखो माइंड मैपिंग के तहत मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वैसे इसमें उदाहरण क्या क्या आता है, एग्जाम्पल, जैसे जनसंख्या का घनत्व कितना है किसी एरिया में, मैंने निकाला। जन्म मृत्यु दर क्या है किसी एरिया में,
फिर से निर्भरता अनुपात क्या, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है उस एरिया में, ग्रामीण और नगरीय अनुपात क्या है। तो एक तरह से देखा जाए प्राथमिक डाटा का जब हम कैलकुलेट करके उसका अनुपात फिर से उसका घनत्व निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो सेकेंडरी डाटा बन जाता है। इसीलिए इसमें हम जो उदाहरण पढ़ते हैं घनत्व, निर्भरता अनुपात, ग्रामीण नगरीय अनुपात, ये सारे हम निकालते हैं। ये सब देखिए उदाहरण इसका याद रखिएगा। अभिव्यक्ति के रूप क्या क्या इसमें प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, योग, प्रतिशत, अनुपात, सूचकांक, ये सब याद रखिएगा। देखिए मैं बहुत इसको आसान किया हूँ। आप लोग एक बार किताब जब खोलेंगे ना, किसी का नोट से मेरा नोट्स मैच करा लेना, अपना इस नोट्स को बना लेना एडिटिव। आप लोग इसे क्या करना, आप लोग ऐसे ही कलम कापी से बना लेना, तब समझ में आएगा कि इसमें मेहनत कितनी लगी है। मैं ऐसे नहीं चिल्ला रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोग को समझा रहा हूँ कि इसीलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये मेरा काम है आप लोगों से फीस के रूप में लाइक सब्सक्राइब शेयर करवाना। ये तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा, इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो आप लोग मुझसे दे सकते हैं, हम मुझसे पा रहे हैं। तो अब देखो आंकड़ों के संग्रह को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डाटा कलेक्शन। तो किससे किससे जो है डाटा प्रभावित हो जाते हैं। किसी को प्रभावित करना किसी का डाटा को, तो देखो कैसे प्रभावित होगा। जैसे धन की उपलब्धि है, धन की उपलब्धि है तो डाटा कलेक्शन आसान हो जाएगा, नहीं है तो कठिन हो जाएगा, है ना, प्रभावित हो गया ना डाटा। समय सीमा, किसी समय सीमा के अंतर्गत किसी डाटा कलेक्ट करना है, जैसे कि अभी देखो जनसंख्या जो है 11 का अभी तक नहीं हुआ, तो इससे भी प्रभावित हो रहा है। कुछ कारण बन रहे हैं। शोध की प्रवृत्ति एवं उद्देश्य, किस प्रकृति से शोध कर रहे हो और उसका उद्देश्य क्या है आप, है ना, ये भी प्रभावित करता है। अध्ययन क्षेत्र का आकार, कितने बड़े आप क्षेत्र को अध्ययन के लिए सिलेक्ट किए हो, ये भी फैक्टर करता है किसी भी आंकड़ों को संग्रहित करने में। क्लियर। ये देखो आपको ये चीज़ें जो हैं मैंने समझा दिया है। धन की कमी हो गई तब भी प्रभावित हो जाएगा कोई डाटा कलेक्शन नहीं। मान लो आपके पास पैसा नहीं है, किसी एरिया में सर्वे कैसे करने जाओगे आप समय सीमा के अंतर्गत नहीं पहुंचोगे। एक दिया गया आपको प्रोफेसर द्वारा कि स्टूडेंट या छात्र प्रोफेसर के अंतर्गत रिसर्च कर रहा है, कहेगा 1 महीने में हमको इस एरिया का डाटा कलेक्ट करके दो। अब उस समय सीमा के अंतर्गत नहीं करोगे तो प्रोफेसर कैसे उससे रिसर्च या PhD को आगे बढ़ने देगा। शोध की प्रकृति एवं उद्देश्य, जो भी शोध की प्रकृति एवं उद्देश्य आप बना रखे हो, जो प्राकृतिक एरिया है जो शोध का करने का, आप जहाँ पर शोध करने गए हो, अब उसका उद्देश्य आप क्या लेकर चल रहे हो, ये भी प्रभावित करता है। अगर उद्देश्य ही आपका सही नहीं है, ठीक है, शोध की करने का तरीका सही नहीं है, प्रकृति मैंने क्या किस तरीके से आप करना चाहते हो। कोई भी शोध आपका एक चयन करने की विधि होगी किसी एरिया में, हर एक शोध करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो ही प्रकृति होता है। आप उद्देश्य क्या बना कर चले हो, अगर ये सही नहीं है तो शोध पूरा नहीं होगा। फिर से अध्ययन क्षेत्र का आकार, कोई भी अध्ययन क्षेत्र का आकार, मान लो आपको दिया गया 1 किलोमीटर एरिया में आपको रिसर्च करना है, 1 किलोमीटर में आपको एरिया बड़ा या छोटा कर दिया जाए तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे क्या है प्रभावित करते हैं। तो एक एग्जाम्पल सेट करके मैंने आपको समझा दिया। ये प्राथमिक सेकेंडरी डाटा हो गया, ये आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। और मैं यही कहूँगा कि नोट्स इसका जरूर बना के रिवीजन कीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब देखो द्वितीय जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत क्या, मतलब हम द्वितीय जो है आंकड़े कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक आंकड़े तो हम डायरेक्ट जाकर लेते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहीं अपलोड किया गया है, मान लो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में, पेपर में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें द्वितीय आंकड़े होते हैं। हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं उसी के बारे में। सोर्स ऑफ सेकेंडरी पॉपुलेशन डाटा, ये कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्रोत ये हम जानेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, प्राथमिक जनगणना रिपोर्ट, सेंसस, जैसे 2011 के सेंसस से हम लोग से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्या है, यहाँ से हम द्वितीय आंकड़ा कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई किसी राज्य की औसत जनसंख्या ये है और इसको अपने बुक में लिखना है, ठीक है। पंजीयन अभिलेख से हम जो है ले सकते हैं, ये कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी डाटा। फिर से हम तीसरा देखा राष्ट्रीय जो है नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे होता है, वहाँ से भी हम ले सकते हैं सेकेंडरी डाटा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से भी हम सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं। अब जब ये बातें हो रही हैं कि हम कहाँ कहाँ से अपना जो है सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, ये हमने समझ लिया। तो अब जनगणना जो रिपोर्ट है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी, उसके बाद कहाँ हुई थी। तो जनगणना का इतिहास हम जानेंगे, वैश्विक स्तर पर आधुनिक से लेकर जो है प्राचीन तक, ये हम जानेंगे। अब देखो ये भी एकदम मतलब क्लियर कट है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं मैं करता हूँ,
मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, इतना आसान तरीके से देखो। वैश्विक उद्भव और विकास अगर देखा जाए, जनसंख्या में जनगणना रिपोर्ट की, सेंसस रिपोर्ट के बारे में चर्चा किया जाए तो इसमें 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम जनगणना के बारे में जो है रिपोर्ट की गई थी, सेंसस रिपोर्ट की गई थी। ये 17वीं शताब्दी में कहाँ की गई थी? इटली के एरिया में छोटे से राज्य में आरंभ किया गया था किसी भी जनगणना को करने के लिए। क्लियर? इसके बाद से 18वीं शताब्दी में 1749 में स्वीडन में प्रथम राष्ट्रीय स्तर पर, अगर पूछता है राष्ट्रीय स्तर पर स्वीडन पर 1749 में किया गया 18वीं शताब्दी में। अगर पूछता है कि छोटे राज्य स्तर पर सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 17वीं शताब्दी में इटली में हुआ। क्लियर? ये हो गया, मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हो गया जनगणना रिपोर्ट के शुरुआत दौर। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। 1780 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यूएसए में नियमित जनगणना आरंभ हुआ। तो यूएसए में कब हुआ? 1780 में। इसके बाद से 1801 में ब्रिटेन और फ्रांस में नियमित जनगणना आरंभ हुआ। अब देखो आगे बढ़ते हैं, किस किस देश में कैसे जनगणना कब शुरू हुआ। ये हो गया यहाँ तक आपका, तो याद रखिएगा इटली में सबसे पहले प्रारंभ हुआ, उसके बाद से स्वीडन में 1749 में राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1780 में नियमित जनगणना आरंभ हुआ, फिर से ब्रिटेन और फ्रांस में 1801 में हुआ शुरुआत। भारत में देख लेते हैं भारत की जनगणना की यात्रा कैसी रही है। तो इसमें तैयारी सर्वप्रथम कब की गई है? 1865 में की गई है, ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति। इसमें क्या हुआ था कि नमूना अनुसूची और प्रश्नावली किया गया था, बस 1865 में तैयार की गई थी। तो तैयार कब हुई? 1865 में। इसके बाद से 1872 में प्रथम जनगणना पहली बार संपन्न हुई भारत में 1872 में। इसके बाद से 1881 में प्रथम पूर्ण जनगणना एक समान आधार नियत समय और समस्त देश में की गई थी 1881 में। अब इसके बाद से ये जब यहाँ 72 से 81 आया तो 10 वर्ष का यहाँ पर शुरुआत हो गई कि हर 10 वर्ष में भारत में क्या होगी? जनगणना की जाएगी। अंतिम जनगणना भारत का 2011 में किया गया था। कुल अभी तक जनगणना जो भारत में 15वीं बार हो चुका है टोटल जनगणना, और स्वतंत्रता के बाद से आई थिंक 7 बार हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एक बार रिचेक कर लीजिएगा, इतना आप लोग को मेहनत करने दे रहा हूँ। स्वतंत्रता के बाद से मुझे जहाँ तक पता है 7 बार हुआ, तो एक बार आप लोग चेक जरूर कीजिएगा। इसके बाद से जनगणना का अंतराल और तुलना, तो देखो भारत में बता दिया आपको कि 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है, इस बार डिले हो गया 11 के बाद से। जापान और कोरिया में हर 5 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है। तो हो गया ये जनगणना रिपोर्ट के अंतर्गत। विश्व में देखा जाए कि जनगणना रिपोर्ट पहली बार कहाँ तैयार की गई थी, ऐसे आगे कैसे बढ़ते गई। उसके बाद से भारत में जनगणना शुरुआत कब हुई थी और लास्ट कब हुआ था, कितनी बार हुआ था, सारे आपको यहाँ पर संक्षेप में और एग्जाम ऑफ व्यू से आपको माइंड मैपिंग के तहत बता दीजिए। आप लोग ऐसे इसको तैयार कर लो, इससे बेहतर आपको अब क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पंजीयन अभिलेख, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। अब देखो जैसे दूसरा है, मैं आपको शुरू में ही यहाँ बताया हूँ कि सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के स्रोत में पहला जनगणना रिपोर्ट किस देश में शुरुआत हुआ, ये हम जाने विदेश और भारत। पंजीयन अभिलेख अब जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के बारे में, ये हम लोग जानेंगे। तो दूसरा आप जानते हैं, टोटल 4 इसमें अभी पढ़ना है। तो दूसरा क्या है? पंजीयन अभिलेख। अब पंजीयन अभिलेख के बारे में जानते हैं कि पंजीयन अभिलेख की जो है ऐतिहासिक प्रथा, आधुनिक अभिलेख मतलब इतिहास से लेकर देखा जाए आधुनिक तक किस देश में कैसे हुआ, इसको जानते हैं। शुरुआत पंजीयन अभिलेख के कहाँ हुआ, सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखो पंजीयन की ऐतिहासिक प्रथा आधुनिक अभिलेख में हिस्टोरिकल जो है देखा जाए अगर इसको, तो प्राचीन जो काल से पंजीयन जो शुरू हुआ एशियन टाइम से, सबसे पहले चीन में प्रथम पंजीयन कहाँ शुरू हुआ? चीन में जनसंख्या का पंजीयन करना शुरू किया गया था। उसके बाद से जापान में, फिर से कोरिया में। ये एक पंजीयन की प्रथा थी प्राचीन टाइम में, यहाँ चला। उसके बाद से आधुनिक देखा जाए पंजीयन, मॉडर्न रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ? तो मॉडर्न रजिस्ट्रेशन शुरुआत हुआ था इंग्लैंड और वेल्स, ये 1836 में आरंभ हुआ। इसके बाद से स्कॉटलैंड में 1854 में आरंभ हुआ। इंग्लैंड और वेल्स है यहाँ 1874 में, माफ कीजिएगा, जन्मों का अनिवार्य पंजीकरण कराना का प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब यहाँ पर अनिवार्य है 1874 से ही, सोचो कितना आगे इंग्लैंड वाले हैं। तो 1874 में जन्मों का अनिवार्य पंजीकरण शुरू हो गया, कहाँ? इंग्लैंड और वेल्स में। क्लियर? ये आधुनिक प्रक्रिया हो गई। अब देखो पंजीयन अभिलेख के स्रोत जो हैं,
क्या क्या स्रोत हैं जहाँ पर पंजीयन कराया जाता है आधुनिक। अब आधुनिक में देखोगे तो दो स्रोत आते हैं, जिसमें पंजीयन अभिलेख के मुख्य स्रोत जो हैं, मेन सोर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में क्या कराया जाता है, जन्म मृत्यु का पंजीयन कराया जाता है और जनसंख्या रजिस्टर कराया जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन रजिस्टर होता है और जन्म मृत्यु पंजीयन। तो पूछता है पंजीयन अभिलेख के मुख्य स्रोत कौन कौन से, तो ये दो हैं, जन्म मृत्यु पंजीयन और जनसंख्या रजिस्टर। अब इसका हम लोग और बड़े पैमाने पर जन्म मृत्यु पंजीयन में क्या क्या होता है, जनसंख्या रजिस्टर में क्या क्या होता है, ये जानेंगे। तो चलिए नीचे जानते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, ये हो गया पहला, ये हो गया आपका जन्म मृत्यु पंजीयन, ये हो गया दूसरा आपका यहाँ पर जनसंख्या जो है रजिस्टर। अब इसके अलग भाग हैं, इसके ये पूरा भाग है, तो यहाँ से क्लियर समझिएगा आप लोग। देखो जन्म मृत्यु पंजीयन में क्या होता है, पहले हम जन्म को लेते हैं, इसमें आता है फिर से बर्थ भी, इसके बाद से डेथ का, मृत्यु का भी लिया जाता है, मैरिज का भी होता है, फिर से तलाक भी होता है, फिर से यहाँ पर गोद लेना होता है, प्रवास का भी होता है। ये सारे क्या होते हैं, ये जन्म मृत्यु पंजीयन में इससे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। क्लियर, पूछता है क्वेश्चन कि कौन कौन से इसके आते हैं प्रकार। तो जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद लेना, प्रवास। अब देखो ये हो गया, ये जो क्रिया है ये पूरे प्रचलित है, सभी देश लगभग ऐसे ही करते हैं। लेकिन पंजीयन कार्यालय जो अगर देखा जाए यूएन ने जो सजेस्ट करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुझाव क्या है कि हम क्या है जन्म मृत्यु पंजीयन में क्या करें, इसमें हम क्या करें, बर्थ मतलब बर्थ जन्म कर लें, फिर से मृत्यु कर लें और जो है मैरिज कर लें। ये बोलता है बस संयुक्त राष्ट्र संघ सुझाव देता है कि इतने चीज़ों का हम लेके जन्म मृत्यु पंजीयन से हम पूरी डाटा के बारे में जान सकते हैं। इतना ही पंजीयन होना चाहिए, ये यूएनओ का सलाह है। हर देश का ये अपना अपना सलाह है कि देखा जाए तो आपको लेना चाहिए जन्म मृत्यु पंजीयन में, जन्म भी होना चाहिए, मृत्यु भी होना चाहिए, विवाह भी हुआ, फिर से तलाक भी हुआ, अलग हो गए, गोद लेना, ये प्रवास लेना। तो इससे पता चलता है कि किस परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग का विवाह टूट गया, कितने लोग मर गए। तो ये पंजीयन से किसी भी घर का रिपोर्ट पता चलता है, और उससे क्षेत्र का रिपोर्ट पता चलता है, क्षेत्र से एक डिस्ट्रिक्ट का पता चलता है, डिस्ट्रिक्ट मंडल बनता है, मंडल से राज्य का, राज्य से देश का जो है पंजीयन तैयार हो जाता है कि पूरे देश में किस घर में क्या क्या कितने लोग हैं, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग का डिवोर्स हो गया, तो इसी से हम पता करते हैं। इसीलिए इसको अनिवार्य कर दिया गया। अब देखो भारत में आ जाओ, इंडिया में जो है जन्म मृत्यु पंजीयन की यात्रा में देखा जाए, ये तो अभी हमने विश्व का बता दिया कि हर देश अब ये मानते हैं, लेकिन यूएनए का सजेशन ये है आपका तीन ही, बर्थ, डेथ और मैरिज। ये कहता है कि तीन चीज़ से ही ज़्यादा सटीक जो है डाटा प्राप्त हो जाती है जो जन्म मृत्यु पंजीयन का। इसके बाद से देखो इसमें आता है भारत में मद्रास में पहली बार 1844 में शुरू किए गए थे, ये सर्वप्रथम शुभारंभ किया गया था। जन्म मृत्यु पंजीयन कहाँ किया गया, मद्रास में, याद रखना ये मद्रास। इसके बाद से नया रूल लाया गया 1968 में, ये पंजीयन संबंधी अधिनियम बनाया गया, क्योंकि मद्रास में शुरू हो गया था। ये मद्रास में शुरू होने के बाद से लोग कराते नहीं थे कि अभी भी लोग नहीं कराते हैं कि हमारे घर में ये मर गए हैं, है ना, या इन लोगों का डिवोर्स हो गया है, या ये हम गोद लिए लड़कों को, बहुत रेयर लोग कराते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो 1968 में जो पंजीयन संबंधी अधिनियम बनाया गया कि भाई ये अनिवार्य है, करना ही करना है। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य क्या है, इसमें करना आपको, मतलब किसका जन्म हुआ आपके घर में, कौन मर गया, किसका जो है विवाह हुआ। तो ये देखो यूएनओ को एक तरह से भारत फॉलो कर रहा है, इन तीन चीज़ों को यूएनओ भी फॉलो करता है कि डेथ, बर्थ और मैरिज, इन तीनों चीज़ों को लिया जाता है। तो ये क्या है, पंजीयन संबंधी अधिनियम बनाया गया जिसमें ये कंपलसरी है कि ये तीन चीज़ें आपको बताना है कि आपके घर में ये परिवर्तन हुए हैं। इसके बाद से अगर आप नहीं कराते हो तो पंजीयन ना कराने पर आपको, ये पंजीकरण ना कराने पर आपको दंड की व्यवस्था की गई है, ये कानून बनाया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ये हो गया, हमने पहला जाना जन्म मृत्यु पंजीयन विश्व में, भारत में, और यूएनए की क्या राय है, कितने चीज़ों को पंजीयन में लेना चाहिए। क्लियर। अब हम आते हैं जनसंख्या रजिस्टर पर। देखो ये जनसंख्या रजिस्टर जो है आपका दूसरा है, ये यहाँ पर ये दूसरा है। अब इसमें क्या है, इसमें जो होता है कि देश की वर्तमान जनसंख्या क्या है, इसको रजिस्टर किया जाता है। प्रवास के आंकड़े क्या है, कितने माइग्रेंट हुए हैं, इसको किया जाता है। जीवन संबंधी अन्य आंकड़े, लाइफ रिलेटेड डाटा
और भी जो चीज़ें होती है उसको भी इसमें क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। जो रजिस्टर, जनसंख्या रजिस्टर में, पॉपुलेशन रजिस्टर में इन 3 चीज़ों का रजिस्टर किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा गया है। देश की वर्तमान जनसंख्या इसी में रजिस्टर होता है, प्रवास के आंकड़े और लाइफ रिलेटेड कोई भी अन्य डाटा है उसको भी इसमें हम लोग ऐड करते हैं जनसंख्या रजिस्टर में। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, पंजीयन अभिलेख रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के विश्व में और भारत में इसके सारे रूल अधिनियम कब शुरुआत हुए सारे जान लिए, और पंजीयन अभिलेख के मुख्य स्रोत में भी जान लिया कि यूएनओ की क्या राय है। पंजीयन अभिलेख के मुख्य स्रोत में 2 चीज़ें जाना हमने, जन्म मृत्यु पंजीयन और जनसंख्या रजिस्टर, ये हमने जान लिया। क्लियर हो गया। यहाँ पर तीसरा आप देखते हैं डाटा कलेक्ट के स्रोत में, इसमें आता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। यहाँ से भी हम लोग डाटा लेते हैं, ये स्रोत है सेकेंडरी डाटा का। अब इसमें क्या होता है, ये हो गया राष्ट्रीय नमूना। फिर से इसमें हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, यहाँ से भी हम लोग लेते हैं डाटा सेकेंडरी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में आता है जननांकी वार्षिक पत्रिका और फिर से इसमें आता है सांख्यिकी वार्षिक पत्रिका। ये क्लियर आप लोग याद रखिएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर विधिवत से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये भी देखो माइंड मैपिंग के तहत है, सारा मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आप लोग को, जाकर पे इतना आसान बना दूंगा ताकि आप लोग इसमें सारे नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर सारे जो बनना चाहते हो बनो, सारे के सारे लोग। तो इसीलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। देखो इतना मेहनत लगा, एक बार आप किताब उठाना, एक बार मेरा वीडियो उठाना, मैच करा लेना, सटीक एनालिसिस और साथ ही एकदम माइंड मैपिंग के तहत आपको विधिवत रूप में दे रहा हूँ। मैं अभी तक बहुत वीडियो देखा हूँ, बहुत पढ़ा, मुझे ऐसा कंटेंट पेड क्लास में नहीं मिला है। पेड क्लास में तो स्क्रीनशॉट चाहे कुछ भी हो ही नहीं, मतलब आप कुछ पूछो पीडीएफ मांगो तो वही हाथ से लिखा हुआ मिलता है ना पेड क्लास में। अब देखो यहाँ पर आपका जो है, आपको देख लेते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में आते हैं अपने टॉपिक पर, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में। तो इसमें क्या है कि आता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, वही है 10 वर्ष का अंतराल पर होता है। इसमें क्या क्या होता है, ये नियत समय पर होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, हर 10 साल पर। फिर से इसमें देखोगे आवधिक आंकड़ा संग्रहण होता है, हर देखोगे जो भी हर अवधि पर किसी भी आंकड़ा, मतलब 10 साल बाद आंकड़ा संग्रह किया, फिर से अगले 10 साल बाद आंकड़ा संग्रह किया, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण इसमें इंक्लूड है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में। ये सारे जो समाज में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है इसमें हम कलेक्ट करते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। इसके 3 ये पहलू हो गए, समय पर होता है हमेशा, इसका आवधिक आंकड़ा संग्रह हमेशा समय पर कलेक्ट किया जाता है, सामाजिक आर्थिक जो बदलाव हो रहा है उसको भी समय पर ही इसमें कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर से इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन देखो शुरुआत जो हुआ था 1948 से निरंतर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। इसमें देखो जननांकी वार्षिक पत्रिका आती है, ग्लोबल डाटा में देखोगे विश्व के आंकड़े में, ये इसमें जो सांख्यिकी वार्षिक पत्रिका आती है। क्लियर, इसमें जननांकी वार्षिक पत्रिका निरंतर इसमें चलता है। पहला में डेमोग्राफिकल ईयरबुक, जैसे कि यहाँ पर मैं बताया हूँ आपको, ये डेमोग्राफिक ईयरबुक में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन का पहला पार्ट। दूसरा है सांख्यिकी वार्षिक पत्रिका, स्टैटिकल जो है ईयरबुक, स्टैटिकल ईयरबुक जो है ये सेकेंड होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन का। अब इसमें क्या होता है, जननांकी वार्षिक पत्रिका में जनसंख्या का कार्य के बारे में, क्षेत्र और घनत्व के बारे में कलेक्शन होता है, वृद्धि दर क्या है इसमें पता चलता है, जन्म मृत्यु दर क्या पता चलता है, विवाह संख्या और दर क्या, मैरिज डाटा क्या है, कितने विवाह हुए हैं, ये हम किससे पता कर लेते हैं, जननांकी वार्षिकी पत्रिका में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में पता कर लेते हैं, किसी भी देश का यहाँ से पता चल जाता है। सांख्यिकी वार्षिकी पत्रिका में इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आय का पता चलता है, ऊर्जा उपभोग एनर्जी कंजप्शन आप कितना किए हो, खाद्यान्न उत्पादन फूड आप प्रोडक्शन कितना किए हो, किसी देश ने कितना किया, शैक्षिक सुविधा किसी देश में क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी जिसे कहा जाता है, लेबर फोर्स श्रम शक्ति क्या है किसी देश की, चिकित्सा सुविधा किसी देश में क्या है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में सांख्यिकी वार्षिक पत्रिका में ये चीज़ें हम जानते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख प्रकाशन है, ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ लोगो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम में पूछे गए हैं और ये इसके जो है पार्ट हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर, देखो कितना आसानी से आप इसको खाली रिवीजन करना है, नोट्स बनाओ खटाखट रिवीजन करो, यही करना आपको। यहाँ पर क्लियर हो गया आपका, हमने पढ़ लिया
यहाँ पर जनसंख्या कलेक्शन सोर्स में ये हमने पढ़ा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर 4 पॉइंट लिया था, 4 पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, जनगणना रिपोर्ट, पंजीयन अभिलेख, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, द्वितीय जनसंख्या आंकड़े के स्रोत, ये 4 थे। चारों सारों आपको यहाँ पर मैंने इंड करा दिया। तो यहाँ तक मैं रहने देता हूँ। 2 लेसन यहाँ पर हमने इंड किया, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। आप लोग से एक निवेदन है तहे दिल से कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, बहुत मेहनत लगता है। 2 से 3 वीडियो लगेगा इसको ख़त्म करने में, और 8 से 10 चैप्टर के करीब है ये। तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।